हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हिंदी विषय के 5 टॉप मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी विषय के 5 टॉप मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और इसके पहले मैंने 4 हिंदी के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि आपने अभी वीडियो ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप क्रमशः वीडियो देख लीजिएगा। ये आज मैं लेकर के आया हूँ 5वां हिंदी का 5वां टॉप मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा का। यदि पेपर आपका हो चुका है तो आप कमेंट करिए, यदि आपका पेपर होने वाला है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है और हिंदी विषय के पेपर में ही नहीं, प्रत्येक विषय के पेपर में आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर इसके बाद नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान देंगे, लिखा हुआ है पहला बिंदु, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय है, जिसमें से 15 मिनट आप पेपर को पढ़ेंगे और 3 घंटे में आपको पेपर को हल करना है, सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। और खंड आ में जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। काले पेन से आंसर भरिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जब आप ओएमआर शीट में खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का सही सही तरीके से उत्तर और सही तरीके से ओएमआर शीट भरेंगे तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपका स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद खंड बा में आप देखोगे 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा और यहाँ से प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, जो बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताता चलूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस तरह से 20 नंबर आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? भारतेंदु युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 1700 से 1800 ईस्वी। दूसरा विकल्प है 1900 से 1930 ईस्वी। तीसरा है विकल्प 1890 से 1920 ईस्वी। और चौथा विकल्प है 1868 से 1900 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग की कालावधि अर्थात समय सीमा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य का जो समय था, यह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग का समय क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प सन 1930 से 1952 ईस्वी। दूसरा है विकल्प 1920 ईस्वी से 1942 ईस्वी।
तीसरा विकल्प है 1910 ईस्वी से 1990 ईस्वी, चौथा है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। द्विवेदी युग की समय सीमा है सन 1900 से 1922 ईस्वी लिखा है, ये भी विकल्प सही है। यदि विकल्प में होता सन 1900 से 1920 ईस्वी तो भी सही होता, या 1918 ईस्वी भी होता तो भी सही ही होता। अब बारी आती है पहले प्रश्न की ओर ध्यान देने की, और आपको क्या ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन हैं। तो आप सभी जानते हो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर द्विवेदी युग से भी एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न क्या है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा महत्वपूर्ण चीज आपसे छूट जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? आप लोग ध्यान देंगे, सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में किया था। यदि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो भी आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था कौन सी है। दिए गए विकल्पों में से हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था कौन सी है। पहला है विकल्प फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा विकल्प है नागरी प्रचारणी सभा, तीसरा है विकल्प हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, चौथा है विकल्प यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं ये सभी हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज भी है, नागरी प्रचारणी सभा भी है और हिंदी साहित्य सम्मेलन यह भी है। यानी यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। तो मेरा जीवन प्रवाह क्या जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, या वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है, या वियोगी हरि जी की रचना है, या फिर इनमें से कोई नहीं है इस रचना के रचनाकार। तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? वियोगी हरि जी की रचना है। किसकी? वियोगी हरि की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी कहानी किसकी रचना है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपनी कहानी किसकी रचना है। पहला है विकल्प यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन, दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, चौथा विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा। तो अपनी कहानी किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा जी की। प्रश्न संख्या 6 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं। तो पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व मध्य काल क्या आदिकाल को कहते हैं, या भक्ति काल को कहते हैं, या रीति काल को, या फिर आधुनिक काल को। तो पूर्व मध्य काल किस काल को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों भक्ति काल को कहा जाता है। क्या? पूर्व मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं? भक्ति काल को। एक प्रश्न और बन सकता है आपकी परीक्षा में, हिंदी का स्वर्ण युग। आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भी उत्तर क्या हो जाएगा? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों,
सूर सागर किसकी रचना है? क्या तुलसीदास जी की रचना है, रसखान जी की, या केशवदास की, या सूरदास जी की? तो मैं आपको बता दूं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं जो कि इस प्रकार से हैं। सूर सागर, और सूर सागर के बाद आप लोग ध्यान देंगे सूर सारावली, सूर सारावली, और मेरे प्यारे बच्चों साहित्य लहरी। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको आपको याद कर लेना है। साहित्य लहरी होगा यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी, जो कि प्रमुख रचनाएं हैं किसकी मेरे प्यारे बच्चों? सूरदास जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे सूर सागर किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास की। चौथा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, केशवदास की, सूरदास की, या तुलसीदास की? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, रामचंद्रिका किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है रामचंद्रिका किस युग की रचना है, तो उत्तर क्या होगा? रीत काल की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? पहला है विकल्प अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है जय शंकर प्रसाद, और चौथा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? पहला है विकल्प नंददास, दूसरा विकल्प है सूरदास, तीसरा विकल्प है कृष्णदास, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो दिए गए विकल्पों में से नंददास भी अष्टछाप के कवि हैं, सूरदास भी अष्टछाप के कवि हैं, और कृष्णदास भी अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्याम के गौर मनोहर जोरी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? क्या रोला छंद है, वैरवे छंद है, दोहा छंद है, या फिर चौपाई? तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जो हैं चौपाई छंद पर आधारित हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 12 है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विकल्प पहला है क्या 13-13, दूसरा विकल्प है 11-11, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 12-12, और चौथा विकल्प है यहाँ पर 14-14। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न में पूछा गया है दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प पहला क्या 16-16, दूसरा 11-11, तीसरा 12-12, और चौथा विकल्प 14-14। तो आप सभी जानते हैं दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 11-11। मेरे प्यारे बच्चों नवरात्रि में समास कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो, और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध यानी ज्ञान कराता है, वहां पर होता है कौन सा समास? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, द्विगु समास होता है। अब यहाँ पर नवरात्रि यहाँ पर लिखा है, नवरात्रि में समास है, तो नौ है पहला शब्द और पहला पद है
संख्यावाची यानी किस गिनती का बोध करा रहा है? 9 संख्या का बोध करा रहा है। और बाकी रात्रि यानी रातों का समूह या समाहार, आप लोग ध्यान देंगे रातों होगा, यहाँ पर रातों का समूह या समाहार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस समास का पहला पद हो गिनती बताने वाला यानी संख्यावाचक और दूसरा पद किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास होता है। भाई बहन, प्रश्न संख्या 15 है, भाई बहन सुबह शाम आदि में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या यहाँ पर जो चिन्ह लगा है भाई बहन के मध्य और सुबह शाम के बीच में, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 16 है, कृपा का तत्सम रूप क्या होगा? तो कृपा का तत्सम रूप हो जाएगा कृपा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा पाताल। प्रश्न संख्या 18 है, अम्बु जल तोय आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अम्बु जल तोय आदि कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अम्बु जल और तोय किसके पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, परमौषधि में संधि कौन सी होगी? क्या गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि? तो राइट आंसर क्या होगा? परमौषधि में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 20 है, मतैक्य में संधि क्या है? क्या वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, दीर्घ संधि है या अयादि संधि है? तो मतैक्य में वृद्धि संधि है, इसका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर सेम प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनकी संख्या होगी 20, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। आप लोग ध्यान देंगे, यदि आप 20 प्रश्नों का आंसर OMR सीट में भर देते हैं सही तरीके से, सही उत्तर, तो आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आप देख रहे हैं यहाँ पर 21 का के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो गद्यांश लिया गया है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए कि आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, गद्यांश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है, यहां पर होगा जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं, उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है, उसकी सज्जनता नहीं मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है, यानी उसकी सज्जनता ने ही मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है और आपको करना होगा किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए तीनों प्रश्नों का उत्तर, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये जो प्रस्तुत गद्यांश है किस पाठ से रचित है? मंत्र शीर्षक पाठ से रचित है। और रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मंत्र शीर्षक कहानी के मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा, और यहाँ तक है रेखांकित अंश जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा।
जाएगा। तो इस तरह का जो रेखांकित अंश है इसकी भी आपको व्याख्या करनी है, पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको नहीं करनी है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लानि किसको हो रही है? तो ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। इसके बाद अथवा में आप देख रहे हैं खंड खा के अंतर्गत ही, यानी अथवा में यहाँ पर है दूसरा गद्यांश, धन्य हो हे अगम अगोचर अपार देव तुम ही मेरी चिंता करो, जब तक देखता हूं वहां तक, यानी जहां तक देखता हूं वहां तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, तथा घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो है गद्यांश लिया गया है गुरु नानक देव, गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से रचित है, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इस पाठ के रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों में। सबसे जरूरी बात, इन 20 प्रश्नों को जो मैंने आपको खंड आ के अंतर्गत बताए हैं उन्हें जरूर लिख लेना। प्रश्न यहां पर आप देख पा रहे हैं, दूसरा है रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। फिर अगम अगोचर तथा अपार देव की लीला कहाँ व्याप्त है? तो धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव तुम ही मेरी चिंता करो, जहां तक देखता हूं वहां तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी लीला व्याप्त है। तो इस तरह का प्रश्न आप देख रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ उत्तर मिल रहा है, आपको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 का के अंतर्गत है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। पद्यांश क्या है? पहला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पर पहला है गद्यांश, नहीं है, ये पद्यांश है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे पद्यांश के 3 प्रश्न हैं, आप लोग इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। अथवा में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं आपको बता दूं कि ये जो गद्यांश नहीं है पद्यांश है। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये पद्यांश है, किस पाठ से रचित है? साखी शीर्षक पाठ से, और साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं कबीरदास जी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी रचनाकार हैं साखी शीर्षक पाठ के। साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत, यानी साखी शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितनी भी साखियां हैं सभी साखियों का मैंने सरल हिंदी अनुवाद प्रोवाइड करा दिया है वीडियो के माध्यम से। आप लोग कमेंट करके वीडियो देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर जो अथवा में पद्यांश है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो पद्यांश है किस पाठ से रचित है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश रचित है पंचवटी शीर्षक पाठ से, और पंचवटी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 23 का है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से या गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मास से कृष्ण पक्ष से अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो है पद्यांश नहीं है, गद्यांश है। किस खंड का? संस्कृत खंड का है। यह लिया गया है कृष्ण
गोपाल नंदनः, कृष्णः गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखेंगे अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तो यह जो लिया गया है किस पाठ से? परमहंस रामकृष्णः, परमहंसा रामकृष्ण शीर्षक पाठ से रचित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा 23 का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए निर्धारित हैं 4 अंक। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला पद्यांश है संस्कृत खंड का, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है श्लोक लिया गया है वंदना शीर्षक पाठ से, जिसे मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यदि आप किसी भी श्लोक से रिलेटेड हिंदी अनुवाद देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, यह लिया गया है सुभाषितानि। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इस तरह से आ सकता है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा में भी प्रश्न है, आप इसका भी उत्तर कर सकते हैं। दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना ताकि 5 नंबर आपके पक्के हो जाएं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 का है, मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है, आप लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, महादेवी वर्मा जी का और काका कालेलकर तथा मुंशी प्रेमचंद जी का। इनसे बाहर एक भी जीवन परिचय आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप लोग चाहे देख लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग मीराबाई, रैदास, रहीम और कबीरदास जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वही श्लोक लिखेंगे जो पेपर में ना पूछा गया हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 खा के अंतर्गत पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक और बात कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन श्लोकों को आपको नहीं लिखना है, यानी जो पेपर में पूछे गए हैं श्लोक उनको नहीं लिखना है, उनके अतिरिक्त आप अन्य श्लोक लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है, मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, आस्तीन का सांप होना, आंखें 4 होना, आंखों के सामने अंधेरा होना, अक्ल बड़ी या भैंस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 में, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 30 है, मेरे प्यारे बच्चों प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया हो। 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। और अथवा में भी एक प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण
एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हिंदी विषय का पेपर मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है। इसी पैटर्न पर पेपर आपका आएगा। 100% की गारंटी है, यहाँ से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर बनेंगे, चाहे जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न हो या अन्य चीजों से संबंधित प्रश्न हो। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।